हेलो लर्नर्स। आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन की सीरीज़ थी उसका सेकंड पार्ट है। पिछला जो पार्ट था उसके अंदर हमने मेनली जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट और इन डिटेल समझ लिया था। और उस वीडियो में हमने जो एंजाइम्स थे उनके बेसिक्स के बारे में, जो भी एंजाइम्स उनके फंक्शंस जो होंगे उन सब के बारे में देख लिया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम इलोंगेशन का प्रोसेस कवर करेंगे और टर्मिनेशन का प्रोसेस कवर करेंगे। इन दोनों को अच्छे से इन डिटेल पूरे प्रोसेस को अब हम स्टडी करेंगे। सो पहले इलोंगेशन की बात करते हैं। इलोंगेशन इलोंगेशन यानी कि उसमें जो हमारा थ्रेड जो हमारा बनना शुरू हो गया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा न्यू स्ट्रैंड था डीएनए का, वो बनना शुरू हो गया था। तो अब हमें उसे इलोंगेट भी करना है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का तो वो है ना कि एक जगह अगर शुरू हो गया तो अब तो वो पूरा का पूरा जीनोम रेप्लिकेट करके ही रुकेगा। तो शुरुआत तो हमने करवा दी, लेकिन पूरे जीनोम को रेप्लिकेट करने का जो प्रोसेस है उसमें वो जो और न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड होते रहेंगे उसको हम कहेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन में हमारे जो डीएनटीपीज हैं ऐड होंगे। डीएनटीपीज की बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक एक डीएनटीपी आएगा। डीएनटीपी ब्रेक डाउन होगा इन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट एंड दो हमारी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की यूनिट्स हैं वो अलग हो जाएंगी। मोनोफॉस्फेट अलग, ट्राईफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट यहाँ रह गया, दो फॉस्फेट यहाँ आ गए। अब जो ये दोनों फॉस्फेट थे, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी का बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमारे पास पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम होता है। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम इस बॉन्ड को बीच में से तुड़वाएगा और इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन से हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी से जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली आगे कंटिन्यू करेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे जो डीएनए पॉलीमरेज है उससे ये बात कैसे समझ में आएगी कि जो हमारे को न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं वो डीएनए वाले ही हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज भी इसी तरीके से जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें भी प्रोसेस ऐसे ही चलता है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इलोंगेशन में उसमें भी एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरएनए के केस में तो यूरेसिल होता है और डीएनए के केस में थाइमिन होता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये चीज़ इंटरचेंज हो, वरना वो अच्छे से हमारा जीनोम रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, फंक्शन अच्छे से करेगा नहीं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज के पास एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। ये इजीली इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है ताकि जब दोनों प्रोसेस हों उनमें मिक्सअप ना हो किसी तरीके का। ठीक है, ये कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? क्यों? इसकी जो बाइंडिंग साइट होगी वो 2-OH जो कि राइबोन्यूक्लियोसाइड के केस में होता है, 2- साइट पे OH उसको अकोमोडेट ही नहीं करेगा। तो ये इसके ऊपर जुड़ ही नहीं पाएगा, ये जुड़ेगा ही नहीं तो ये अपने आप आगे इलोंगेशन का प्रोसेस इसके थ्रू कंटिन्यू नहीं होगा। तो बीच में यूरेसिल आने की गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली इलोंगेशन के प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ओराई साइड थी, जब रेप्लिकेशन इनिशिएशन हुआ तो ये हमारे नए स्ट्रैंड्स बनने लग गए और जैसे जैसे इलोंगेशन हो रहा है वैसे दोनों तरफ बाय डायरेक्शनली अपोजिट डायरेक्शन में फोक मूव करता जा रहा है और जो नए डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फोक पे जो मेन एंजाइम काम करता है वो होता है डीएनए पोल 3। डीएनए पोल 3 का होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, आपने एंजाइम की जब सीरीज में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि एंजाइम्स को जो कंप्लीट एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम वर्ड हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि डीएनए पोल 3 की जो खुद का जो इसका कैटालिटिक कोर है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा सब यूनिट्स के फॉर्म में जो स्लाइडिंग क्लैंप्स होते हैं, क्लैंप लोडर्स होते हैं, वो सब मिलके एज अ कंप्लीट एंजाइम वर्क करते हैं एट रेप्लिकेशन फोर्क। वो सारी सब यूनिट्स मिलके एक बड़ा एंजाइम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, कंप्लीट एंजाइम। इसलिए हमने इसको बोला कि डीएनए पोल 3 का होलो एंजाइम काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इसलिए भी क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी सबसे हाई है। प्रोसेसिविटी हाई होने का मतलब यही है कि ये 1 सेकंड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स तक ऐड कर सकता है। कोई भी एंजाइम 1 सेकंड में जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर पाएगा उसकी प्रोसेसिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
अब हमने यहाँ कहा था कि होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो इसके पार्ट्स भी देख लेते हैं। होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट आया कि 2 कॉपीज कैटालिटिक कोर की हैं, जो मेन जो डीएनए पॉलीमरेज का कोर था उसकी 2 कॉपीज हैं। ये कोर में जो 2 कॉपीज हैं वो एक लीडिंग स्ट्रैंड बना देंगे, एक लैगिंग स्ट्रैंड बना देंगी। तो मेन तो डीएनए पॉलीमरेज का काम यही था कि एक लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, लैगिंग स्ट्रैंड बन गया, लेकिन इसके अलावा स्लाइडिंग क्लैंप्स और स्लाइडिंग क्लैंप लोडर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है और कैसे वे ये फंक्शन करते हैं वो भी देख लेते हैं। स्लाइडिंग क्लैंप की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। स्लाइडिंग क्लैंप्स प्रिवेंट्स डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम डिफ्यूजिंग अवे फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, और इसकी वजह से वो उसकी प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। अब इसको समझ लेते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये डीएनए पॉलीमरेज को हम दिखाएंगे, सॉरी यहाँ है डीएनए पॉलीमरेज। ये हमने स्लाइडिंग क्लैंप और स्लाइडिंग क्लैंप लोडर वो दोनों पहले कैसे आके उसके ऊपर जुड़ते हैं हमारे डीएनए स्ट्रैंड के, और उसके ऊपर फिर आके हमारा पॉलीमरेज जुड़ता है, उस चीज़ को दिखाया हुआ है। पहले मैं एक बार आपको स्लाइडिंग क्लैंप लोडर के बारे में भी बता दूं। स्लाइडिंग क्लैंप लोडर कैटलाइज करता है द ओपनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडिंग क्लैंप ऑन डीएनए, और यहाँ गामा कॉम्प्लेक्स हमने स्लाइडिंग क्लैंप लोडर का ही नाम है गामा कॉम्प्लेक्स। अब हम इस डायग्राम की मदद से अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये हमने ऊपर दिखाया है क्लैंप लोडर। ये जो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं जिसमें बीच में होल है, ये एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये हमारा स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन है जिसको हम बीटा क्लैंप भी बोलते हैं। अब देखो, अगर एक डीएनए हेलिक्स सीधा था, जब हमने देखा कि अगर डीएनए पॉलीमरेज इस पे आके अटैच हो गया और इसने अपना काम करवाना शुरू किया, तो थोड़ी देर के बाद चांसेस ये होते थे कि कुछ पोर्शन ऑफ जीनोम रेप्लिकेट करने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वापस डिसोसिएट हो जाए। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वो डिसोसिएट हो, क्योंकि हम तो उसकी प्रोसेसिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इसलिए स्लाइडिंग क्लैंप की नीड आई। स्लाइडिंग क्लैंप क्या करता है, स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको बाइंड करवा के रखता है, और इसकी डोनट लाइक शेप होने के कारण ये तो इसके ऊपर आराम से ऐसे मूव करता रहेगा, और पॉलीमरेज इसके साथ अटैच रहेगा तो वो भी मूव करता रहेगा, वरना इसे इसके ऊपर नॉर्मल मूव करने में दिक्कत आ रही थी, जो अब स्लाइडिंग क्लैंप की वजह से नहीं आएगी। अब जैसे आपने देखा कि स्लाइडिंग क्लैंप एक डोनट लाइक शेप है, डोनट लाइक शेप है, और जो हमारा जैसे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन तो प्रोकैरियोट्स का चल रहा है, तो इसके अंदर जो हमारा डीएनए है वो भी ऐसे सर्कुलर है। अब इस सर्कल के अंदर ये दूसरा डोनट लाइक जो ये सर्कल है इसको कैसे घुसाओगे, तो उसको इसमें एंट्री करवाने के लिए इसको यहाँ कट करना पड़ेगा, या हमें इसे कट करना पड़ेगा। तो इसलिए स्लाइडिंग क्लैंप को हम यहाँ से कट करते हैं। इस डायग्राम में आप देखें तो जो ये क्लैंप लोडर है ये आता है, ये इस पे बाइंड करेगा और ये इसे कट कर देगा, इसे कट करवा के इस पे लोड करवाएगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लैंप लोडर, जो स्लाइडिंग क्लैंप को यहाँ लोड करवा दे। लोड करवाएगा, इसे कट करवाए, यहाँ से खुला, इसके बाद इसको इसके ऊपर ऐसे अटैच करवा दिया, और बाद में लोडर का काम तो हो गया, इसने तो अपना काम कर दिया, तो ये तो रिलीज हो जाएगा, स्लाइडिंग क्लैंप यहीं रह जाएगा। स्लाइडिंग क्लैंप ने पॉलीमरेज बना दिया और आगे प्रोसेस चलता रहा। आई होप आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो स्लाइडिंग क्लैंप है और स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है वो कैसे काम करते हैं। अब हम जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 तो मेन एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3 के अलावा भी तो एंजाइम्स हैं पॉलीमरेज के, उनके बारे में एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। इसके सिर्फ हम यहाँ मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो डीएनए रिपेयर करवाएगा, गैप फिलिंग करवाएगा और प्राइमर रिमूवल करवाएगा। प्राइमर रिमूवल के लिए 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि डीएनए पोल 1 शो करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए रिपेयर करवाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 ट्रांसलेशन सिंथेसिस करवाएंगे। ट्रांसलेशन सिंथेसिस हम उसे कहते हैं जब अगर कोई डैमेज न्यूक्लियोटाइड आ जाए बीच में, मान लो इसी डायग्राम में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो वैसे तो ये अलग डायग्राम है, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस हम ये मान लेते हैं कि ये प्राइमर नहीं है, ये एक डैमेज न्यूक्लियोटाइड बीच में आ गया था। अब ये नया स्ट्रैंड बनने लग रहा था, तो इसने देखा कि ये गलत बन, यहाँ पे सॉरी इधर नहीं, यहाँ पे एक डैमेज न्यूक्लियोटाइड आ गया था। ठीक है, मैं इसे इरेज कर दूँ। यस, यहाँ पे एक डैमेज न्यूक्लियोटाइड आ गया था। तो अगर ये ऐसे चलता चलता रहेगा और इसी को कॉपी करेगा, और इसने यहाँ गलत था, इसी को इसने कॉपी करके यहाँ गलत ही बना दिया, तो आगे वो गलत चलने लग जाएगा।
तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ट्रांसलेशन सिंथेसिस क्या कहती है कि ये इसको ना यहाँ से बाईपास करवा के ऐसे सिंथेसिस कंटिन्यू करवा सकता है। यहाँ पे कोई भी डैमेज, ज़रूरी नहीं है ऐसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ही गलत हो, किसी भी प्रकार के कोई भी डैमेज हो उसको ऐसे बाईपास करके और रेप्लिकेशन कंटिन्यू करवा सकते होते हैं। ये पॉल 4 और पॉल 5 का काम होता है। इतने ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ना देना चाहिए आप, बस बेसिक पता हो कि हाँ इनका ये काम होता है। अब इस डायग्राम से एक बार हम प्राइमर रिमूवल और देख लेते हैं। जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन चलते चलते हमने देखा कि पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो गया और यहाँ पे आ गया और प्राइमर प्राइमर बच गया। अब लास्ट में जितना काम होना था हो चुका, लेकिन जो प्राइमर स्टार्टिंग में अटैच कराया था उसको रिमूव भी तो कराना पड़ेगा क्योंकि ये तो आरएनए का प्राइमर था। आरएनए का प्राइमर है तो इसमें यूरेसिल भी होगा, तो उसको हम यहाँ छोड़ तो सकते नहीं डीएनए के अंदर। तो आरएनएज एच एक एंजाइम आता है जो कि प्राइमर का रिमूवल करवाएगा। प्राइमर रिमूव हो गया, प्राइमर रिमूव हो गया तो प्राइमर रिमूव हो गया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक गैप बन गया। उस गैप को फिल करवाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, वो वापस यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए की रेप्लिकेशन सिंथेसिस करवा के ये वाला गैप फिल कर देगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। और लास्ट में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये क्या करता है कि इसने जैसे ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड तो अटैच करवा दिए, लेकिन जो ये पहले जो यहाँ स्ट्रैंड था और जो अब स्ट्रैंड बना है, इनके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अब बनाना है ताकि ये पूरे तरीके से जुड़ जाए, ये काम डीएनए पॉलीमरेज नहीं करवा पाता है। इसके लिए हमें चाहिए होता है डीएनए लाइगेज, लाइगेज जो इस स्ट्रैंड को और इस स्ट्रैंड को जोड़ दे, लाइगेट कर दे। तो डीएनए लाइगेज आता है, वो इन्हें जोड़ देता है। ये हमारा प्राइमर रिमूवल था, ठीक है। ये वैसे तो हम आगे टर्मिनेशन में देखेंगे, लेकिन एक बार मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क आगे चलेगी, एज रेप्लिकेशन फोर्क मूव्स फॉरवर्ड, जो डीएसडीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन फ्रंट ऑफ द फोर्क बिकम्स इंक्रीजिंगली सुपर कॉइल्ड, ठीक है। अब इसे भी हम एक नए डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हमारा रेप्लिकेशन फोर्क था, इस तरफ से ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन हमारी चल रही है। ये हमारा रेप्लिकेशन मशीनरी दिखा रखी है, यानी इसमें डीएनए पॉलीमरेज को हमने पूरा दिखा दिया कि भाई इसमें स्लाइडिंग क्लैंप भी साथ में ही है, आप इसको पूरा मानो, जो जो हमें एंजाइम चाहिए थे सब इधर है, ठीक है। जैसे जैसे इसे आप और ओपन करोगे तो आगे की तरफ तो जो हेलिक्स में टर्न है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कोई एक आपके पास, आपने दो ले ली रोप्स और वो रोप्स दोनों तरफ से टाइट है, मान लो आपके और अपने फ्रेंड ने दोनों तरफ से पकड़ रखी है, ठीक है। और उनको अंदर आपने ऐसे टर्न्स बना रखे हैं और यहाँ से पकड़ ली, यहाँ से पकड़ ली, दोनों टर्न्स, दोनों तरफ कोई भी ओपन एंड नहीं छोड़ा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमने कहा तीसरा फ्रेंड आया, उसने आके इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर दिया, यहाँ से अगर खींचेगा तो इस तरफ टर्न्स बढ़ेंगे, एरिया कम हो जाएगा, इतने जो टर्न्स इतने एरिया में थे वो अब इतने एरिया में होंगे, तो उनमें जो है ज़्यादा टाइट होने लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वही चीज़ हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के केस में हो रही है। रेप्लिकेशन फोर्क जैसे ही ओपन हुआ, रेप्लिकेशन फोर्क जैसे ही ओपन हुआ और ये आगे चलता जाएगा, तो ऐसे आगे इसी चीज़ को हम, जो ये टर्न्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं और ये टाइटनेस बढ़ती जा रही है, उसी को हम सुपर कॉइलिंग बोल रहे हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये बढ़ती गई, अब इतना ज़्यादा बढ़ गई कि ये और ऐसे टर्न्स बनाने लग जाएगा। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स आता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज या फिर डीएनए जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है उसके केस में हम उसको डीएनए गाइरेज भी बोल देते हैं इसी को। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे कट लगवा देगा, कट करके, और ये जिस डायरेक्शन में टर्न था ना उस डायरेक्शन से अपोजिट उसको घुमा देगा और वापस ज्वाइन करवा देगा। अगर इसमें आपको वैसे हो सकता है ये सेम लगे, लेकिन अगर जब आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, इस वाले में ये वाला जो स्ट्रैंड था वो ऊपर था और नीचे वाले में अब ये वाला स्ट्रैंड ऊपर है, इसीलिए ये इसके अंदर दिखा रहा है कि पहले पॉजिटिव सुपर कॉइल थी, अब इसने नेगेटिव सुपर कॉइल उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसको कट किया और उसको दूसरी तरफ घुमाया और फिर ऐड कर दिया, ताकि ये वाली जो हमारा इशू था वो रिजॉल्व हो सके। तो ये काम करता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टोपोआइसोमरेज जैसे आपने देखा होगा यहाँ लिखा था टोपोआइसोमरेज 2, तो ये 2 और 1 का क्या चक्कर है। टोपोआइसोमरेज दो टाइप के होंगे, 1 और 2। 1 वो जो एक डीएनए स्ट्रैंड को क्लीव करे,
टू वो जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को क्लीव करे यानी ब्रेक करवा दे। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि ये दो डबल स्ट्रैंड थे डीएनए के और दोनों में ब्रेक करवाया था इसने, इसलिए यहाँ हमने कहा कि टोपोआइसोमरेज 2 आया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन पे क्या होता है कि भाई हाँ, अब इसने सारा डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, अब उसे बताना है कि भाई अब रुक जा, अब हमारे को जितना करना था हमारा पूरा का पूरा जो जीनोम है वो रेप्लिकेट हो चुका है और अब हमें उसकी और आगे प्रोसेस आगे फर्दर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ के लिए जो सिग्नल देते हैं वो क्या, कौन से सिग्नल होंगे? टर्मिनेशन के लिए एक सिग्नल होते हैं जो होते हैं रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम टर्मिनेट्स एट टर सीक्वेंसेस। वो जो डीएनए के सीक्वेंसेस ही होते हैं जिनको हम टर सीक्वेंस बोलते हैं, TER, टर सीक्वेंस बोलते हैं। वहाँ पे क्या करता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन हो टर्मिनेट होता है यानी खत्म होता है। टर सीक्वेंसेस जो होते हैं वो रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करते हैं टस प्रोटीन्स के लिए, TUS प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, और ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं टस्टर कॉम्प्लेक्स। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। ये यहाँ पे हमने ओराई साइट दिखा रखी है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ था। रेप्लिकेशन फोक बन गया, डीएनए रेप्लिकेशन चलता रहा, चलता चलता वो भी डीएनए रेप्लिकेशन का नया स्ट्रैंड बन रखा है, यहाँ आ गया। ठीक है, वैसे ही इसमें भी ये खुला और ये यहाँ आ गया। अब ये आगे चलता जा रहा था, एक तो यहाँ पॉइंट आएगा कि जहाँ पूरा बन गया और अब स्टॉप करना। जो सीक्वेंसेस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये मैंने डायरेक्शन के लिए बना रखे हैं, ये आप माने यहीं पे ये सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके इस डायरेक्शन में टर सीक्वेंसेस थे। हमारा जो कॉम्प्लेक्स आया टर सीक्वेंसेस का, ये ऐसे ऐसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था। इस तरफ से जब आ रहा था जो जैसे बाई डायरेक्शनल है ना, तो दोनों तरफ से आ रहा होगा। इस तरफ से जो आ रहे थे उसमें भी यहाँ पे ये वाली जो ट्रायंगल की है ये इनकी डायरेक्शन वाइज समझे आप, ऐसे चल रहा था। जब ये यहाँ आएगा और जब ये देखेगा कि आगे तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आने लगी सीक्वेंसेस, तो जैसे इसको दिखेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो ये स्टॉप लगा देगा कि हाँ हमारा पॉइंट आ गया है कि यहीं पे हमें को रुक जाना है। ऐसे ही तो जैसे इस तरफ से आ रहा था इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में मिली, ये रुक जाएगा। इस तरफ से आ रहा था इसको ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगी तो ये रुक जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसा होता है कि नियरली सेम पोजीशन पे ही दोनों आके टर्मिनेट करती हैं और वहाँ पे हमारा जो है टर्मिनेशन होता है। अब हमने डीएनए रेप्लिकेशन तो रोक दिया, लेकिन ये दोनों जो हमारे, आप मानो एक तरीके से दो जो हमारी बैंगल लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो डोनट लाइक स्ट्रक्चर है, तो आपस में उलझे ही रहेगी, उन्हें भी तो अलग करना पड़ेगा। जैसे ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये था यहाँ हमने ओराई साइड थी, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, दोनों तरफ नए नए स्ट्रैंड बनने लगे, ये आगे इलोंगेट करता करता। अब जो हमने टर्मिनेशन की बात की है, हम इस स्टॉप पे पहुंच गए हैं। इस स्टेप के बाद हमें इनको अलग भी तो करना पड़ेगा। इन दोनों जो सर्कल्स हैं इनको हमने कहा इंटरलॉक्ड सर्कल्स, इनको डीकैटिनेशन करवाना, यानी ये जो आपस में ऐसे उलझे हुए हैं ना, इनको अलग करवाने को कई बार टर्म यूज कर देते हैं डीकैटिनेशन। तो उस प्रोसेस के लिए भी टोपोआइसोमरेज काम करता है। कौन सा टोपोआइसोमरेज करता है? टाइप टू, क्योंकि दोनों ब्रेक डाउन करवाने हैं, दोनों स्ट्रैंड का ब्रेक डाउन कराना है। ठीक है, टाइप 2 के अंदर ही एक एग्जांपल है टोपोआइसोमरेज 4, उसका ये काम होता है और ये इन दोनों को अलग करवा देगा और ये लो भाई दो जीनोम हमारे बन गए, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ सारा अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। So thank you for watching my complete video, and for more such videos and informative content, subscribe to my channel and keep learning.